अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ, वेलकम टू KPS ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 पढ़ना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, लेकिन वन थिंग इज़ वेरी गुड कि हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, विच नेम्ड इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंस इज़ द सिस्टमाइज्ड नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। आप लोगों ने अब तक 9th में, ठीक है, आप लोगों ने इसको स्टार्ट के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा कि जो साइंस है एक वो सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो कि बेस करता है एक्सपेरिमेंट्स पर और ऑब्जर्वेशंस पर। ठीक है, एक पूरा सिस्टमेटिक्स के ज़रिए से ये साइंस चलती है। ठीक है, जो कि ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बात की बिना पर इसको, ठीक है, हम लोग कोई भी अगर साइंस में बात कर देते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे तो नहीं ना बात कर सकते, उसके पीछे हम लोग पूरी सर्च करते हैं, उसके पीछे हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर कहीं जाके हम लोग कोई बात करते हैं जो कि गलत साबित नहीं हो सकती। ठीक है, दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट टू डिटर्मिन प्रिंसिपल्स अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट्स। अब बेटा, साइंस के अंदर हम लोग ज़्यादातर नेचर को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट सारे इसीलिए किए जाते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि नेचर किस तरह से ऑपरेट करती है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है और बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, ठीक है, हमने ये देखना है। साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, वो मेथड जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बेटा, जो भी अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो हम उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, अगर वो बायो से रिलेट करती हो या नेचर से रिलेट करती हो। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उसका कलर पत्तों का जो होता है वो ग्रीन होता है, तो हमें कैसे पता कि ग्रीन होता है? मतलब ग्रीन होता है ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो क्यों ग्रीन होता है? तो देयर इज़ अ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वो क्यों ग्रीन होता है। तो ये एक क्या है? ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक तो लिविंग थिंग से रिलेटेड है। ठीक है, प्लांट एक लिविंग थिंग है ना, तो इस क्वेश्चन को अब आंसर करने के लिए या ढूंढने के लिए, ठीक है, हमें पूरा एक मेथड अपनाना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, फिर कहीं जाके हम पूरी रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर हमें इसका आंसर मिलता है। ठीक है, इट कंप्राइजेज स्टेप्स बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब ये पूरा बायोलॉजिकल मेथड जो है वो डिफरेंट स्टेप्स पर कंसिस्ट करता है जो कि कोई भी बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट इसको अडॉप्ट करता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। आप जस्ट इमेजिन के 500 साल तक साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए से बायोलॉजिकल मेथड ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डिफरेंट रिसर्चेज करने में। ठीक है, जो रोज़ ब रोज़ नई ये डिस्कवरीज हो रही होती हैं, कुछ ना कुछ इन्वेंट हो रहा होता है, तो ये बायोलॉजिकल मेथड की बेस पर ही हो रहा होता है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल मेथड ने बहुत सारी एडवांसमेंट्स के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, मेडिसिन के शोबे में किया है, इकोलॉजी के अंदर किया है, टेक्नोलॉजी के अंदर किया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स कितने हैं। 7 स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट स्टेप है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। ये 7 स्टेप्स हैं जो बायोलॉजिकल मेथड को बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप देखना है कि रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्या मतलब है। अब जब भी हम लोगों ने कोई बायोलॉजिकल मेथड अख्तियार करना है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप लोगों ने इस चीज़ को यकीनी बनाना है, मेक श्योर कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ही हो। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कैसे किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है? ठीक है, जब कोई भी प्रॉब्लम लिविंग थिंग से रिलेट कर रही है या नेचर से रिलेट कर रही है, तो वो डेफिनेटली क्या है? वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है। ठीक है, अब क्या होता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वही बात मैंने अभी आपको की कि वो कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी हमारे दिमाग में उठती है चीज़, तो वो क्या होती है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करेगी, तो वो क्या होगी? वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। दैट इज़ ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड हिमसेल्फ। ठीक है, या तो ये होता है कि कोई हमसे पूछ लेता है कोई ना कोई क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी टीचर से पूछते हैं कि टीचर इसका क्या मतलब होता है, या फिर इंसान जो रिसर्चर होता है या जो काम कर रहा होता है, साइंटिस्ट होता है, बायोलॉजिस्ट होता है, उसके दिमाग में खुद ब खुद सवाल आ जाते हैं। ठीक है, कि ऐसा क्यों है? ठीक है, तो वो ऐसा क्यों है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वो जो होते हैं बायोलॉजिस्ट, वो बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट जो स्टेप है, सेकंड स्टेप बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, वो है ऑब्जर्वेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मुशाहिदा हम लोग किस तरह से करते हैं? हम लोग 5 सेंसेस के ज़रिए से करते हैं। सेंसेस क्या होती हैं? जो हमारी हिस्सें होती हैं, ठीक है। हिस्स को बोलते हैं सेंस। क्या मतलब, हिस्स का क्या मतलब होता है? जैसे विजन, देखना, सुनना, ठीक है, स्मेल करना, टेस्ट करना और टच। ये 5 सेंसेस हैं जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। देखो, जैसे आंखें हैं, हम इसको विजन के लिए यूज़ करते हैं। हियरिंग है, हम किसी चीज़ को सुन के ऑब्जर्व करते हैं। किसी चीज़ को हम लोग स्मेल करके, किसी चीज़ को टेस्ट करके, या फिर किसी चीज़ को टच करके हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अब जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस कितनी तरह की होती है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं बेटा, हम उनको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब देखो, क्वांटिटी से निकला है ना क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? अमाउंट, मतलब हम किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। अब क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी होता है किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई, ठीक है, कि ये अच्छी है या बुरी है, तो इसको हम क्वालिटी कह रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये कितनी अच्छी है, ये कितनी बुरी है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि उस लड़की की हाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ये तो नहीं ना बता रहे कि कितनी हाइट है। जब हम ये बताएंगे कि कितनी हाइट है तो वो होगी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जब हम ये कहेंगे कि वो लड़की बहुत लंबी है तो फिर हम वो बोलेंगे कि ये क्या है? ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। हम उनको डाटा या नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको हम लोग नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसीलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल, नीचे बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी हुई है, 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। अब एक सिंपल से उसने बात कह दी है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना वाटर का, जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होता है, ठीक है, वो ज़्यादा कोल्डर होता है देन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन अब उसने यहाँ पे टेम्परेचर बताया तो नहीं ना कि कितना कोल्डर होता है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर वो हमें बताता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है और बॉइलिंग पॉइंट इतना है। इसी तरह से एक और एग्जांपल कि लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन द वाटर ऑफ इथानॉल। अब ये देखें कि अगर वाटर का 1 लीटर लें और इथानॉल का 1 लीटर लें, लेकिन वाटर का जो लीटर होगा ना 1 लीटर, वो ज़्यादा हैवी होगा देन द लीटर ऑफ इथानॉल। अब कितना हैवी होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन से। अ लीटर ऑफ वाटर वेव्स 1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ इथानॉल वेव्स 789 ग्राम्स। अगर हम इथानॉल और वाटर दोनों का 1-1 लीटर लें, ठीक है, लेकिन वाटर के जो होते हैं ना, ठीक है, 1 लीटर उसके अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं और इथानॉल के 1 लीटर के अंदर 789 ग्राम्स होते हैं। ये फ़र्क था बेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस का। नेक्स्ट है कि हाइपोथेसिस किस तरह से बनता है, ये इसका 3rd स्टेप है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है, अब बेटा वो हर चीज़ को तो नहीं ना ऑब्जर्व कर सकते। उन्होंने एक मखसूस किस्म का ना मफरूज़ा या ख्याल या नज़रिया एक अपना लेना होता है ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ ऑल प्लांट्स सेल्स हैव न्यूक्लियस, बायोलॉजिस्ट कैन नॉट एग्जामिन एवरी प्लांट इफ़ दिस हाइपोथेसिस फॉल्स। अब देखो, वो कहते हैं कि हर जो प्लांट है ना, दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब ये एक बात है, लेकिन बायोलॉजिस्ट इसको कैसे प्रूव करेंगे? क्या वो दुनिया के सारे प्लांट्स के सेल्स के अंदर उसको देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं ना हो सकता, ठीक है। तो अब ये समझने के लिए तो फिर वो एक जनरल से स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है, कि सारे प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो एक डिडक्टिव यूज़, ठीक है, यूज़ करते हैं रीजनिंग, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि बायोलॉजिस्ट कैन मेक द फॉलोइंग डिडक्शन इफ एग्जामिन सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस। अब उन्होंने क्या किया कि एक घास ली, ठीक है, उसमें से
ब्लेड के ज़रिए से कट लगाया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उसमें से पता चला कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, सारे सेल्स के अंदर। बस इसी से उन्होंने ये एक हाइपोथेसिस बना लिया कि दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं और सेल्स हैं, सब सेल्स, प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये एक क्या बन गया, ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने एक हाइपोथेसिस सारे दुनिया के प्लांट्स के लिए बना लिया। उन्होंने तो सिर्फ ग्रास पे एक्सपेरिमेंट किया ना, ठीक है। तो ग्रास से एक बात पता चल गई कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, सारे प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। तो इस तरह से बनता है हाइपोथेसिस। इसके नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।